चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। और इसके अंदर हम कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं, विटामिन्स को भी मिनरल्स को भी, नॉट ऑल बस फ्यू इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स को ओवरव्यू कर रहे हैं। और इसको क्योंकि हम आपने जो है ये जस्ट आप बेसिक्स है, यू आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट जस्ट बेसिक्स ऑफ एवरी टॉपिक। तो जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आप डिटेल में इसको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम विटामिन्स के कुछ क्लासिफिकेशन मिनरल्स के पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन साथ। देन हम उसके कुछ विटामिन्स के जो है मिनरल्स का हम उसके जो है फंक्शंस को और जो उसके फंक्शन है सम उसके मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिनरल्स जो है दैट आर एक्चुअली हमें बहुत ही इनऑर्गेनिक हैं इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर, और हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं लाइक विटामिन्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। मिनरल्स को तीन वो इसमें क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि मैक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं एंड अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स हैं। तो मैक्रो मिनरल्स दैट जो कि हमें रिक्वायर होते हैं, जिनकी अमाउंट रिक्वायरिंग ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम इक्वल टू ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम में अगर हमें रिक्वायर हैं, या उसकी रिक्वायरमेंट पर डे जो है 100 मिलीग्राम है या उससे ज़्यादा है, हम कहेंगे कि दीज आर द मैक्रो मिनरल्स। तो माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं? ऐसे मिनरल्स जो हमें 15 मिलीग्राम या उससे कम मिकदार में चाहिए होती है, वी कॉल इट दैट इज अ माइक्रो मिनरल्स। और अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स कौन से होते हैं? जो कि हमें बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं, उन स्मॉल अमाउंट, वेरी माइन्यूट अमाउंट, तो वी कॉल इट दैट इज द अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। सो मिनरल्स को तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया गया है। मिनरल जो है अगर हम उसकी कंपोजिशन बॉडी के अंदर उसकी कंपोजिशन को देखें, मिनरल जो है दैट एक्चुअली 4 to 5% जो हमारा बॉडी वेट है वो मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है। देखें 4 to 5% ऑफ बॉडी वेट जो ओवर देखें दैट is approximate equivalent to 2.8 to 3 kg. Okay, so 4 to 5% of our body weight, that is minerals, 4 to 5% of body weight, और that's approximate 2.8 to 3 kg. अब अगर इस 4 to 5% की अगर हम डिटेल में हम बात करें, हम जाते हैं उसके फर्दर मिनरल्स के ऊपर, तो इसके अंदर टोटल जो है 4 to 5% जो है वो हमारा मिनरल्स पर मुश्तमिल है हमारे बॉडी का। अब इसके अंदर टोटल मिनरल्स में से जो 50% है, 50% है वो कैल्शियम है। 50% क्या है? कैल्शियम है। और जो 25% है वो क्या है? फास्फोरस है। ठीक है। और रिमेनिंग जो 20, बाकी कितना रह गया? 50 एंड 25 75, रिमेनिंग 25% है वो बाकी मिनरल्स है। तो आपके पास जो हमारे बॉडी कंपोजिशन में 4 to 5% मिनरल्स है ना, उसमें से आपका 50% कैल्शियम है, 25% इसमें फास्फोरस है, रिमेनिंग जो 25% रह गए हैं वो बाकी मिनरल्स हैं। ठीक है। अब इसमें से 50% जो कैल्शियम है उसके अंदर जो 99% जो कैल्शियम है वो मौजूद है आपकी बोन्स में और टीथ में मौजूद है। इस तरह फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंदर से 70% जो है वो मौजूद है बोन्स में और टीथ में मौजूद है। ठीक है। और बाकी जो अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स हैं वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक है। तो हमारा बॉडी का जो 4 to 5% है वो क्या है? मिनरल्स 4 to 5% हमारे बॉडी में मिनरल्स मौजूद हैं। इसके अंदर से जो है 50% कैल्शियम है, 25% इसमें से फास्फोरस है, और 25% जो रिमेनिंग है वो बाकी मिनरल्स मौजूद हैं। अब 50% कैल्शियम में से आपका जो है वो मौजूद है आपके 99% जो है वो जो टोटल कैल्शियम में से 99% आपके बोन्स और टीथ में मौजूद है, बाकी 1% आपके जो प्लाज्मा में मौजूद है। 70% जो फास्फोरस है वो आपके बोन्स और टीथ में मौजूद है।
That's about the composition. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ये बताइएगा। ओके, अब विटामिन के साथ कुछ हम इसके सिमिलरिटीज डिस्कस करते हैं दैट ये एनर्जी नहीं देता। हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ तीन न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन से हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बाकी ना विटामिन हमें एनर्जी देता है और ना ही मिनरल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। इसके फंक्शंस नो डाउट लाइक विटामिन्स, इट हैज डिवाइड फंक्शंस इन आवर बॉडी, और हमें ये हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। फंक्शन डिफरेंस विटामिन से ये है कि दैट इट्स विटामिन आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इट्स इनऑर्गेनिक इन नेचर। और एक अहम डिफरेंस जो कि है ये कि विटामिन जो हैं जब व्हेन हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू सन और व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट और लाइट और व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर, विटामिन के चांसेस होते हैं उनमें से कुछ विटामिन के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट्स नॉट अवेलेबल टू आवर बॉडी। लेकिन मिनरल्स कितना वो आपको हीट कर लें आप फूड को, मिनरल्स जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो इससे मिनरल्स के अंदर ये एक अच्छी खासियत है कि मिनरल्स जो हैं वो जब एक्सपोज, स्पेशली क्योंकि जब हम घर में खाना बनाते हैं हम हाई टेम्परेचर पे कुक कर रहे होते हैं ना, तो इस टाइम पे विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मिनरल्स आपको डिस्ट्रॉय नहीं होते। There are 7 macro minerals, जैसे कि इसके अंदर फास्फोरस है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर है और सोडियम है। ये सारे जो है मैक्रो मिनरल्स हैं। Then we have 11 micro minerals and then we have ultra trace minerals. We have 6 ultra trace minerals. मैक्रो मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी में वो जो मौजूद होते हैं एक्चुअली प्रेजेंट इन आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट कि वो इन द फॉर्म ऑफ लाइक जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, इस आयनिक स्टेट में मौजूद होते हैं। सम हैव पॉजिटिव आयन, लाइक इसको हम कैटाइन भी बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सम हैज नेगेटिव चार्ज आल्सो। सो इस तरह से है जैसे कि आपके पास कुछ मिनरल्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्म आल्सो, लाइक दे एग्जिस्ट इन जो कि किसी और के साथ जो है बाइंड करके रहते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं मिनरल्स आल्सो एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट इन, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिसको हम पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, कैटायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मिनरल आल्सो एग्जिस्ट एज अ नेगेटिव आयंस, एनायंस के तौर पे भी, लाइक जैसे कि फास्फोरस है। अब मिनरल जो हैं आप कंपाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फास्फोप्रोटीन। अब फास्फोरस प्रोटीन के साथ मिलके एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट्स अ फास्फोप्रोटीन, वो कंपाउंड बना लिया उसने। इसके फास्फोलिपिड्स, जैसे आपके सेल मेम्ब्रेन के जो है, सेल मेम्ब्रेन में सेल के आपके जो लेयर है आउटर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। तो फास्फोलिपिड कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मेटालोप्रोटीन, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? ये इट्स अ मेटालोप्रोटीन। अब ये जो है हीमो आयरन इज अ मेटल एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, सो इट्स अ मेटालोप्रोटीन। सो वाइट मिनरल जो है ये कंपाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दो अहम चीजें हैं। एक आगे मैं एक कुछ कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का, कि न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट करके उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसके अब्जॉर्प्शन के ऊपर उसके अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। उसकी अब्जॉर्प्शन कम भी कर सकता है, उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा भी कर सकता है। तो वहाँ पे जाने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, दैट इज अब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी का। ये दो कंसेप्ट जो हैं ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे, कि दैट्स अबाउट अब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है? अगर मैं ये कहूँ
के, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। ये मैं बना दिया जीआई ट्रैक, मैंने बना दिया ये, ठीक है, दिस द जीआई ट्रैक। ओके, साथ में मैं यहाँ पे ये बना दी मैंने जी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ये मैंने बना दी ब्लड सर्कुलेशन। एंड ये मैंने बना दिया यहाँ पे बाकी जो है ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए बाकी बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है। ये मैंने ये बना दिया जी हार्ट, ठीक है, ये मैंने बाकी बॉडी के ऑर्गन्स बना दिए मैंने, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ यहाँ से आपके जीआई ट्रैक से फूड आपने कंज्यूम की, जीआई ट्रैक से फूड डाइजेशन के बाद ब्लड सर्कुलेशन में चली गई, वी कॉल इट दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जहां तक चली गई उसको हम बोलेंगे दैट्स अब्जॉर्प्शन, ठीक हो गया। ये क्या हो गई, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब हो गई, जज़ब हो गई कि जीआई ट्रैक में डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद उसने अब्जॉर्ब हो गई जी आपके ब्लड में आ गई, सो दैट्स अब्जॉर्प्शन। the process of entry of nutrients into the systemic circulation from the site of administration। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी हो सकती है कि आपने जो है आप इधर थ्रू ओरली आप ले रहे हैं या फिर आप थ्रू इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आप ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपके अब्जॉर्प्शन चाहे वो आप ओरल ले रहे हैं, तो अगर आपने कि जो फूड जो है आपके जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ब्लड में आ गया है, वो कॉल इट अब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है, अब फूड अब्जॉर्ब होने के बाद वो उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट भी अपना शो करे, फूड अब्जॉर्ब हो गई है, अब्जॉर्ब होने के बाद अब अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करे, उसका जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, वी कॉल इट दैट इज अ बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज नाउ अवेलेबल बायोलॉजिकली, हैज दैट कैन show its biological effect, that can perform its physiological functioning, we call it that's the bioavailability। समझ आ गई दोनों पॉइंट्स की कि अब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे मैं उस पॉइंट को जो अभी मैंने बायोअवेलेबिलिटी ऑब्जॉर्प्शन का बताया है उसको मैं लिंक करने जा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। देखिए अब अब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जिंक की अब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय नॉन हीम आयरन सप्लीमेंटेशन। अब यू आर टेकिंग नॉन हीम आयरन, नॉन हीम आयरन कौन सा होता है, give me example in chat box, everyone should answer it in chat box कि नॉन हीम आयरन कौन सा होता है, नॉन हीम आयरन के सोर्सेज क्या हैं, हम कहाँ से लेते हैं। चिकपीस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्लांट सोर्सेज है, जबरदस्त, रमीशा अजहर, गुड पॉइंट आंसर। अदर पॉइंट, अदर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। आप प्लांट सोर्सेज से जो आयरन ले रहे हैं वी कॉल इट दैट्स अ नॉन हीम आयरन, ठीक है। तो नॉन हीम आयरन, अगर आप इफ यू आर टेकिंग नॉन हीम आयरन एंड अलोंग विद जिंक, देन व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा, जिंक की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। लिसन, अब जिंक जो है अब्जॉर्प्शन कम हुई, अब्जॉर्प्शन कम हुई तो क्या बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी या बढ़ेगी, तो अब्जॉर्ब अगर कम होगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी। तो पॉइंट इज कि उसकी अब्जॉर्प्शन, जिंक की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इज कि अगर आप जिंक इनटेक ज्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से कॉपर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसी तरह से आपका एक और पॉइंट यहाँ पे है, अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम जो है वो जिंक, मैंगनीज और आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। कैल्शियम को आयरन के साथ आपने बड़ा रिलेट होते देखा होगा इन डिफरेंट इन सोशल मीडिया, इन डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर दे आर रिलेटिंग कैल्शियम विद आयरन और समटाइम्स
इस तरह। तो कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं तो इसकी वजह से जिंक और आयरन और मैंगनीज की एब्जॉर्प्शन कम होगी। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि एब्जॉर्प्शन कम कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल कि अगर आप जो है नॉन हीम एस्कॉर्बेट ले रहे हैं। एस्कॉर्बेट क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? दैट्स अ विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड दैट्स अ विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इफ यू आर टेकिंग आयरन फ्रॉम नॉन हीम सोर्सेज लाइक फ्रॉम प्लांट्स एंड इफ यू आर टेकिंग विटामिन सी along with this, along with that, or if you are adding citrus fruit, if you are taking citrus fruit along with non heme iron, along with plant sources, along with iron from plant sources, then vitamin C will increase the absorption of those that non-heme iron. ठीक है? तो एक इस पॉइंट को बताने का मकसद ये था कि that your non-heme there is a nutrient interaction, some nutrients interact with each other and they can reduce absorption, and some nutrients interact with each other and they can enhance absorption of other nutrients. हम कुछ मैक्रो मिनरल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फास्फोरस को, जो कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है यहाँ पे। ओके, व्हिच पॉइंट यू वांट? अक्सा अब्दुल खालिक, व्हिच पॉइंट शुड आई रिपीट? जिंक वाला, ठीक है, मैं जिंक वाला पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। हमने इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमने जिंक वाले तीनों के अंदर हमने जिंक वाले एग्जांपल दिए कि हमने कहा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर आप उनको इकट्ठा ले रहे हैं, एक ही टाइम पे ले रहे हैं, उसकी वजह से सम टाइम्स उसकी हो सकता है कि उसके अब्जॉर्प्शन जो है उस पर इफेक्ट आ जाए, तो किसी और न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर दे। अब्जॉर्प्शन की समझ आ गई? अब्जॉर्प्शन का क्या मकसद मतलब है? तो जिंक अगर आप ले रहे हैं, अब्जॉर्प्शन यहाँ पे पहला पॉइंट है कि नॉन हीम आयरन जिंक के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करेगा, जिंक के एब्जॉर्प्शन कम कर सकता है। देन वी डिस्कस कि अगर आप जिंक ले रहे हैं वो कॉपर की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकता है। और तीसरी हमने एग्जांपल ली कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम मैंगनीज जिंक और आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। ठीक है, तो एक न्यूट्रिएंट जो है वो दूसरे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट कर सकता है जब उसको आप कलेक्टिवली ले रहे होंगे। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल ली एनहांसर की, जैसे कि हमने कहा कि जो है अगर आप एस्कॉर्बेट विटामिन सी जो है सोर्सेज ले रहे हैं इधर इन डाइट और इधर इन सप्लीमेंट्स, इन दैट कैन इंक्रीज एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोनियम आयरन। ओके, फास्फोरस जो कि दैट्स सेकंड मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट, और इसके फंक्शंस अगर हम डिस्कस करें दैट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोन्स एंड टीथ, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ इवन, क्योंकि आपका जो डीएनए के अंदर जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसके लिंकेज में योर फास्फोरस इज नेसेसरी पार्ट। ठीक है, तो उसके नाइट्रोजनस बेसिकली डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होते हैं, और वो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उन फास्फोरस जो है दैट्स इंटीग्रल पार्ट, उनकी लिंकेज में आपस में बाइंडिंग में आपने वो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा ना जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके अंदर जो है फास्फोरस इज एन इंटीग्रल पार्ट, प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन कंबाइनिंग इन बाइंडिंग ऑफ दोज नाइट्रोजनस बेसिस। सो डीएनए चाहिए होता है आपकी ग्रोथ के लिए। अब डीएनए आपको रिक्वायर है, डीएनए रिक्वायर आपको, डीएनए से आगे पूरा एक सेल बनता है ना, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, तो डीएनए ही आपको फर्दर ग्रोथ के लिए चाहिए है। ठीक है, सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ इसलिए हो गया फास्फोरस, क्योंकि जब डीएनए के अंदर जो है जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, जो थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस, इनको आपस में जो लिंक कर रहा है, जो चीज आपस में लिंक कर रही है इनको, वो कौन सी है? वो है फास्फोरस। अब जब फास्फोरस नहीं होगा तो ये डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। सो यू नीड फास्फोरस फॉर योर ग्रोथ आल्सो। It's also component of ATP. Adenosine, we call it that is adenosine triphosphate, or phosphorus is a part of ATP energy. So energy subunit है phosphorus also. And
आपके हर सेल मेम्ब्रेन में, आपके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड। आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड जो इज अ पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, सो फॉस्फोरस इज आल्सो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. So your it's required for your growth, for your bones and teeth, for your energy. It's also component of your ATP, that's energy subunit, or it's also present in cell membrane. Okay. अब अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ओहो 1 मिनट, यस, ठीक है, हम जहाँ पे हैं ये पॉइंट डिस्कस करें फॉस्फेट डेफिशिएंसी का. अगर फॉस्फेट डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया की कंडीशन हो जाती है, लाइक अगर जो है क्लिनिकल इल पेशेंट है और फॉस्फेट डिप्लीशन हो गई है, इन दैट केस या फिर एक्सेसिव फॉस्फेट बाइंडर यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, द पेशेंट इज ऑन मेडिकेशन, उसकी वजह से फॉस्फेट बाइंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मेडिकेशन जो है वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रही है, उसकी वजह से फॉस्फेट डेफिशिएंसी हो जाती है. लाइक हाइपरपैराथायराइडिज्म की कंडीशन है. हाइपरपैराथायराइडिज्म लाइक आप हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था आपके जो है विटामिन डी के लेक्चर के अंदर, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका क्या फंक्शन है, इसने आपके जो फास्फोर्ट को किडनी से रीनल से किडनी से आपके फास्फोर्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहा है और क्या कर रहा है, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है, इसका ये फंक्शन है. लेकिन अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा बना तो फास्फोरस को ज्यादा एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी से, जब ज्यादा होगा तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है इस कंडीशन. ठीक है. अब जो है फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से इट कैन लीड टू आपके मसल वीकनेस, योर बोन पेन, एंड जो है इट्स डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर, क्योंकि बहुत फूड में मौजूद होता है. स्पेशली हो जाती है कि अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर फॉस्फेट डिप्लीशन होगी, हाइपरपैराथायराइडिज्म की कंडीशन है, या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिसके साथ वो चिलेट बना के वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है. Your DRI for phosphorus is 700 milligram, and that's the DRI that's required per day. That's the requirement, daily reference intake, dietary reference intake. These are the sources, आपके जो है फूड सोर्सेज हैं फास्फोरस के. इसके अंदर जो है कितना अमाउंट के साथ में ये भी बताया हुआ है कि कितनी अमाउंट में फास्फोरस इसमें मौजूद है. ठीक है. जितने भी आपके जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, दे आर एक्चुअली गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस, एक्चुअली मिल्क, योर डेयरी, आपके जितने भी समटाइम्स आल्सो प्रेजेंट इन नॉन प्रोटीन सोर्सेज आल्सो. ठीक है, तो यू कैन रिव्यू ऑल दिस लिस्ट. सो आपके, लेकिन जो आपके डे मीट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज हैं, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा मौजूद होता है. और फास्फोरस इज आल्सो फूड एडिटिव. फूड्स के अंदर ये आपको मिलेगा फास्फोरिक एसिड के नाम से. इट्स आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व द फूड, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड. कैल्शियम जो है दैट्स द मोस्ट अबंडेंट मिनरल. 99% हमने डिस्कस किया कि आपके बोन्स और टीथ में मौजूद है. 1% जो है वो प्लाज्मा में मौजूद है, ब्लड में इसमें मौजूद होता है. इट्स स्ट्रक्चर रोल इन बोन्स एंड टीथ, ये तो आपको पता है. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. आपकी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में आपके जितने भी आप योर बॉडी इज फंक्शनिंग, आपके देयर इज अ इंपल्स दैट्स वर्किंग थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. यू आर डूइंग, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन को, दैट एंड देन ब्रेन से सिग्नल आता है और आप वो काम करते हैं. दैट्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. सो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, इसके अंदर जो है
कैल्शियम का बड़ा रोल है। आपने फिजियोलॉजी में ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। ये है, मैं एक बना रहा हूँ न्यूरॉन, ये नर्व, आपने इसको बायोलॉजी में पढ़ा होगा, यू हैव रीड इट इन बायोलॉजी टू। ये मैंने एक मैंने बना दी, दैट्स अ न्यूरॉन एंडिंग बना दी मैंने। यहां से जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है, सिग्नल आता है यहाँ से, as in a signal, as a result of this action potential, as a result of this signal, क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। कौन से चैनल्स? कैल्शियम चैनल्स। ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। इधर से कैल्शियम जो है सेल के अंदर आना, ये जो न्यूरॉन के अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन पोटेंशियल, इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल, एक कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर आता है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इन रिस्पॉन्स टू दिस कैल्शियम आयंस, यहाँ से एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वी कॉल इट दैट इज द एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे कौन क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, we call it that these are the acetylcholine, and these acetylcholine are then released out into the this synaptic cleft. Synaptic cleft क्या चीज होती है? That is a space in the neuron endings, we call it that is a synaptic cleft. यहाँ पे acetylcholine release होते हैं, and then acetylcholine release होते हैं, these are bind with other neuron, and as a result सोडियम चैनल्स यहाँ पे ओपन होते हैं, और सोडियम चैनल से सोडियम इनफ्लो हो जाता है, एंड देन आपके सिग्नल जो है आगे ट्रांसपोर्ट जो है सिग्नल आगे ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जो इम्पल्स हुआ वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो ट्रांसमिशन हो रही है। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में किसका रोल है? कैल्शियम का बड़ा अहम रोल है। पॉइंट की समझ आ गई? मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि we are discussing that your calcium has a role in nerve impulse transmission. सबसे पहले क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल रिलीज होता है। एक्शन पोटेंशियल सिग्नल आया, सिग्नल के इसकी रिजल्ट में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, रिलीज ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन विल रिलीज, and as a result of release of calcium ion, acetylcholine neurotransmitter will release, and when the neurotransmitter will release into the synaptic cleft, as a result it will signals इसके नतीजे में as a result of this acetylcholine आपके जो sodium inflow, sodium channel will open and sodium inflow will occur, and जिसके नतीजे में आपका जो फर्दर जो है ट्रांसमिशन है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, वो आगे को मूव करेगी। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपके जो इम्पल्स है वो की ट्रांसमिशन हो रही है, और इस तरह से इसके अंदर कैल्शियम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। सो कैल्शियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। So everyone is clear about it? For the transmission of nerve impulse? ठीक है? So let's move ahead. न्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ब्लड प्रेशर में भी कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि डैश डाइट, आप देखें ना कि जो हम ब्लड प्रेशर में डैश डाइट देते हैं, दैट्स अ डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश स्टैंड फॉर इज द डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब डैश डाइट के अंदर जो है आपके जो डाइटरी कैल्शियम है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि दैट्स आपके ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि योर कैल्शियम, योर मैग्नीशियम, योर पोटेशियम, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का बड़ा अहम रोल है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि डैश डाइट जो है आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है। योर ब्लड प्रेशर इज हाई, इसको नॉर्मल करेगी, ठीक है, हाइपरटेंशन से बचाएगी। सो अगर आप डैश डाइट को डिटेल में समझना चाहते हैं, मैंने बड़ा डिटेल में समझाया हुआ एक वीडियो के अंदर, डैश डाइट के नाम से वीडियो होगी,
आप शायद इसका नेम कोई और होगा, आप वो देख सकते हैं चैनल में जाके। मैंने इसके ऊपर एक लेवल से वीडियो बनाई हुई है, यू कैन वॉच इट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन लर्न इन डिटेल अबाउट डैश डाइट। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा पॉइंट बताया कि कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ डैश डाइट, और डैश डाइट जो है वो हाइपरटेंशन, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करती है या नॉर्मल करती है, तो हाइपरटेंशन से बचाती है। तो यू विल रिकमेंड डैश डाइट इन द केस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। Weight loss. So we'll discuss after Azan. We'll continue from this slide after Azan. Okay. हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्शियम को, और कैल्शियम हैज अ रोल इन वेट लॉस आल्सो। वो किस तरह है कि आपके जो कैल्शियम है, कैल्शियम कैन लीड टू, कैल्शियम इज रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। अब देखें जब कैल्शियम जो है, कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होगा तो कैल्शियम जो है विटामिन डी की एक्टिविटी को भी कम कर, जो एक्टिवेशन है उसको कम कर देगा, क्योंकि विटामिन डी एक्टिविटी होती है जब कैल्शियम का लेवल प्लाज्मा में कम होता है। हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, कि विटामिन डी कम होगा तो वो सिग्नल करेगा, जाके सिग्नल देगा कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को विटामिन डी बनाए। इस तरह कैल्शियम जो है पैराथायराइड हार्मोन की सेंसिस को भी कम करता है। अब ये जो दोनों को लिंक कर रहा है, विच दैट कैन लीड टू इनहिबिशन ऑफ लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस क्या है? सेंसिस ऑफ लिपिड्स एंड इंक्रीज लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स के, लाइपोजेनेसिस लिपिड्स के सेंसिस को कम कर देगा, लाइपोलाइसिस उसकी ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा। जब ये उसके सेंसिस को कम कर रहा है, उसकी ब्रेकडाउन को बढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसके लिपिड्स के ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा। दूसरा पॉइंट जो कैल्शियम का है, कैल्शियम आपके फैट के साथ मिलके बाइंड करके ये उस एक्सक्रीट आउट कर देता है फैट को, आपके फीसिस के थ्रू बॉडी से निकाल देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है फैट को। तो जिसकी वजह से आपका फैट जो है बॉडी में, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो जाता है, और इस तरह से वेट लॉस में हेल्पफुल है। तो कैल्शियम वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। क्यों? कैसे? बाय डिक्रीज उसके लाइपोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है और लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहा है। सेकंड, उसके जो फिकल फैट जो है, आपको जो थ्रू फीसिस आपको फैट को आपकी बॉडी से एक्सीट आउट कर रहा है एज अ सॉप फॉर्मेशन, उसके चिलेट बना के उसको बॉडी से आपको एक्सीट आउट हो रहा है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है? दैट्स द ग्रोथ आपके, अगर जो है आपके हाइट जो है, आपके एज के हिसाब से, आपके अगर हाइट आपकी कम है तो वी कॉल इट दैट्स अ स्टंटेड ग्रोथ, और बच्चों में ये हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ऑस्ट्रोमलेशिया अडल्ट्स के अंदर जो है, हमने इसको पहले डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, रिकट्स हो सकती है, ऑस्ट्रोमलेशिया, हाइपरटेंशन हो सकती है। अभी हमने कहा कि इट्स अ कंपोनेंट ऑफ डैश डाइट, और डैश डाइट में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डैश डाइट, लाइक along with calcium, along with phosphorus, along with potassium, along with magnesium, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है। हाइपर कैल अब टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या हैं? टॉक्सिसिटी क्या है? कैल्शियम ज्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया क्या है? कि कैल्शियम का लेवल हाइपर, ज्यादा, कैल्शियम, कैल्सी से कैल्शियम, ईमिया मीन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, दैट्स अ हाइपर कैल्सीमिया। अब कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा है तो किडनी स्टोन्स हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो किडनी से कैल्शियम को, किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट होने करने के लिए। इन दैट केस किडनी स्टोन्स हो सकते हैं कैल्शियम की वजह से। कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को शायद मैंने पहले रिलेट किया हो, बट आई विल रिपीट इट हियर, कि कैल्शियम अगर ज्यादा है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। वो कैसे? कैल्शियम हैज अ रोल इन मसल कंट्रैक्शन, ये आपको आइडिया होगा। कैल्शियम हैज अ रोल इन मसल कंट्रैक्शन। When you will take your stomach is, your J tract is actually muscular, ऐसे ही ना? Your J tract is totally muscular and calcium has a role in J tract. मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, that is stomach. थोड़ा सा बन गया, बट आप कंसीडर करें सिस्टम, दोबारा बना देता हूँ।
ठीक है, ये आपका स्टमक बन गया मिसाल के तौर पे। नो, स्टमक इज अ मस्कुलर। अब यहाँ पे कैल्शियम, अगर इफ यू आर टेकिंग मोर कैल्शियम देन व्हाट विल हैपन, ये जो स्टमक है इट विल कंट्रैक्ट। अब कैल्शियम जो है हैज अ रोल इन मसल कंट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, stomach will contract. Now stomach is in contracted form due to hypercalcemia, due to more calcium. When the stomach is in contracted form, then what will happen, जो आपके यहाँ से अगर फूड पास हो रही है, यहाँ से इजीली पास हो जाएगी, यहाँ से क्या फूड इजीली पास हो सकेगी, because stomach is in contracted form. ठीक है, नहीं stomach तो it will can lead to constipation. So that's why कि अगर आप if there is a hypercalcemic condition, then calcium आपका जो है इन दैट केस जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। अगर बच्चे जो हैं वो दैट्स टेकिंग ओनली मिल्क, अगर वो सिर्फ दूध पी रहे हैं तो उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस आपको मिलेंगे, और अक्सर आपने अपने जो फैमिली के अंदर ये चीज नोट की होगी। सो देन इफ यू आर दैट इज टेकिंग कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी ले रहा है, मैग्नीशियम जो है मसल रिलैक्सेंट है और वो दैट विल रिलैक्स द मसल, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। ठीक है, में इंटरफेयर आपने इसको डिस्कस किया कि कैल्शियम जो है वो आपके आयरन की, आपके जो जिंक की और मैग्नीशियम के अब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। इससे हाइट जो है ओवरऑल आपकी कम हो सकती है कैल्शियम की, अगर आपको डेफिशिएंसी है इन दैट केस कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, योर बोन रिमॉडलिंग होगी, कैल्शियम अगर बोन से उतरेगा तो बोन वीकनेस हो जाएगी। तो उसके वजह से ये देखिए दैट्स आपने अक्सर देखा होगा एज एज प्रोलॉन्ग्स, उसकी वजह से जो है जो वो आपके जो बैक है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है इन फ्यू पीपल, दैट कैन बी ड्यू टू योर कैल्शियम डेफिशिएंसी, उसकी वजह से ये हो सकती है, उसकी वजह से हाइट भी ओवरऑल कम हो जाती है। दैट्स योर रिक्वायरमेंट। DRI आपका जो डेली रेफरेंस इनटेक है, डाइटरी रेफरेंस इनटेक है कैल्शियम का, वो दैट्स 100 से 1300 milligram. These are some sources of calcium, normally dairy sources, and some you have also present in plant sources also. Calcium is present, so you have to learn all these sources also calcium ke. Okay, that's all about today's lecture.